गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में है। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि टॉपिक है। और महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास का इसलिए है क्योंकि इससे पहले की जो हम सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे, वो लगभग एक कह सकते हैं कि बनने के दौर में था। और उसका पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं एक बनावट, एक अच्छी खासी बनावट जो हमें दिखेगी इन सभी व्यवस्थाओं की, वो हमें मौर्य काल में दिखेगी। और मौर्य काल में भारतीय शासक बड़े बड़े कह सकते हैं कि साम्राज्यों का निर्माण करेंगे। और बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण करने के लिए एक अच्छे शासन की जरूरत पड़ेगी, तो एक अच्छे शासन का निर्माण होगा। बड़े साम्राज्य के लिए अच्छी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, तो आर्थिक व्यवस्था कह सकेंगे कि यहाँ की बहुत अच्छी होगी, नगरीकरण की होगी। और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी उतनी ही कूटनीतिक होगी जितनी एक बड़े साम्राज्य की डिमांड होती है, मांग होती है। तो दोस्तों एक बड़ा साम्राज्य होगा और बड़े साम्राज्य जब यहाँ पे स्थापित होंगे तो उनके अनुसार ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक ये सारी व्यवस्थाएं भी लगभग उतनी ही विकसित होंगी जितना विकसित साम्राज्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य निर्माण का प्रयोग था। और प्रथम भारतीय इतिहास में वो दौर था जिस दौर में कह सकते हैं कि संपूर्ण राज्य का, संपूर्ण साम्राज्य का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब चारों तरफ से विकास होता है। तो दोस्तों आओ देखते हैं। सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य को देखते हैं कि आखिरकार मौर्य साम्राज्य को किस प्रकार से हम शब्दों में ढाल के देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और मौर्य साम्राज्य को परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रथम बार राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता आई। प्रथम बार राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता आई। ध्यान रखें, राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता से हमारा मतलब है कि अब तक जो कह सकते हैं कि शासन थे, इधर कोई चलाता था, इधर कोई किसी का साम्राज्य चल रहा है, इधर किसी का राज चल रहा है, इधर किसी का राज चल रहा है। राजा की जो स्थिति थी बहुत साफ और स्पष्ट नहीं थी। राजा इतना शक्तिशाली नहीं था। राजा के अधीन कह सकते हैं कि पहले जो कबीलाई शासन हुआ करता था वैदिक काल में, उसके बाद 16 महाजनपदों में भी अलग अलग लोग शासन चला रहे थे, 16 महाजनपदों का शासन चल रहा था। लेकिन मौर्य काल में अब इतने बड़े भूभाग पे सिर्फ एक व्यक्ति का राज होगा, वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य शासक जो आए थे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में एक रूपता आई। बड़े प्रदेश में अब एक तरह की राजनीति चलेगी जो मौर्य शासकों की होगी। एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी, एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी। इसका मतलब है दोस्तों कि अब एक ऐसा शासन स्थापित होगा जो सीधा कह सकते हैं कि राजा जिसको नीचे तक नियंत्रित करेगा। मतलब अगर गांव से लेके जो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की होगी, गांव से लेके प्रांत तक और प्रांत से लेके साम्राज्य तक, इन सभी को सभी की जो शक्ति होगी और इन सभी पे जो जो अधिकारी नियुक्त होंगे उन अधिकारियों को नियंत्रण करने की शक्ति राजा के पास होगी। केंद्रीकरण से क्या, केंद्रीकृत प्रशासन से हमारा एक सीधा सा मतलब है कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होना, एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होना। और यहाँ पे वो एक व्यक्ति दोस्तों कौन है? वो एक व्यक्ति होगा राजा। बहुत बड़े प्रदेश का एक राजा होगा। राजा के अधीन बहुत सारे छोटे छोटे गांव होंगे, बहुत सारे प्रांत होंगे, बहुत सारे ऐसी प्रकार के क्षेत्र होंगे। और उन सभी क्षेत्रों का जो प्रशासन चलेगा वो राजा के अधीन चलेगा। और राजा प्रशासन चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की सहायता लेगा, बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। और उन नियुक्ति कह सकते हैं कि उन अधिकारियों के ऊपर जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अधिकार कोई होगा तो वो राजा होगा। तो इसी को केंद्रीकृत प्रशासन कहेंगे कि जब राजा बैठ के छोटे छोटे नीचे तक के सारे अधिकारियों को हैंडल करता है, नियंत्रित करता है। और छोटे छोटे कह सकते हैं इकाई तक, प्रशासन की छोटी से छोटी इकाई तक राजा का खुद का नियंत्रण होता है। राजा कह सकते हैं कि राजा सर्वशक्तिशाली और सर्वशक्तिमान होता है। तो केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी जिसके महान शासकों ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में, जिनके प्रयासों से राज्य का सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। जिनके प्रयासों से राज्य का सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। मतलब समाज का भी विकास होगा, आर्थिक विकास भी होगा, प्रशासनिक विकास भी होगा और सांस्कृतिक विकास भी होगा। कह सकते हैं कि राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ, चहुमुखी विकास हुआ, मतलब चारों दिशाओं से विकास हुआ। सर्वांगीण विकास से हमारा अर्थ होता है कि हर प्रकार से, हर तरफ से राज्य का विकास होना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण शासक। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंदवंश, दोस्तों ध्यान रखना, नंदवंश
के अंतिम शासक धनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य में शूद्र, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों शूद्र कहा गया है। शूद्र मतलब सबसे नीचे वर्ण का, सबसे नीची कोटि का। जैन व बौद्ध में क्षत्रिय, जैन व बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का, मुद्रा राक्षस जो एक कह सकते हैं साहित्य ग्रंथ है, तो मुद्रा राक्षस में दोस्तों निम्न कुल का कहा गया है। जस्टिस स्ट्रैबो और अरियन, मतलब ये विदेशी लेखक थे, जस्टिस स्ट्रैबो अरियन ने सेंड्रोकोटस, इन लोगों ने सेंड्रोकोटस कहा है, जबकि एपियानस व प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और दोस्तों सेंड्रोकोटस, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है यूनानियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कहा है सर्वप्रथम विलियम जोन्स, दोस्तों विलियम जोन्स को ध्यान रखना है, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करी। जब भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने पढ़ना शुरू करा, हम जानते हैं कि हमारे इतिहास को जो सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत करी थी वो अंग्रेजों ने पढ़ने की शुरुआत करी थी। भारत गुलाम था और ऐसे में अंग्रेज भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, ताकि वो भारतीय प्रशासन को अच्छे से, भारतीय लोगों की प्रकृति को अच्छे से समझ सके, और जितने अच्छे से वो भारतीय लोगों की प्रकृति को समझेंगे उतने अच्छे से वो वहाँ पर व्यापार और प्रशासन को बढ़ा पाएंगे, उसका विकास कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करी, और जब भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने जाना तो विलियम जोन्स इनमें से एक विद्वान हुए जिन्होंने सेंड्रोकोटस नाम एक शब्द की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करी और बताया कि यूनान के लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारते थे। इससे पहले हमें नहीं पता था कि सेंड्रोकोटस कौन है। हमारे इतिहास में जिस व्यक्ति का नाम सेंड्रोकोटस दे रखा है उसकी पहचान किससे की जाए या फिर वो व्यक्ति कौन है। और दोस्तों इसी की पहचान के साथ भारतीय इतिहास का श्री गणेश कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का श्री गणेश हुआ, या फिर भारतीय इतिहास का तिथि क्रम शुरू हुआ। भारतीय इतिहास का तिथि क्रम सुलझा। दोस्तों इससे पहले हमें भारतीय इतिहास की क्या तारीख थी, क्या तिथि थी, क्या काल था, ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता था, लेकिन इसी के साथ भारतीय इतिहास का तिथि क्रम सुधर गया और भारतीय इतिहास को एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से प्रस्तुत किया जाने लग गया। आगे बढ़ते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, दोस्तों जो सिकंदर का सेनापति था, निकेटर को हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, संधि की और संधि के बदले में 4 क्षेत्र प्राप्त किए उससे। एक तो एरिना, ध्यान रखना है, हेरात जो वर्तमान में हेरात है, एराकोशिया वर्तमान नाम कंधार है इसका, जैड्रोसिया बलूचिस्तान, पैरा पंसीडाई और इसका नाम है काबुल। दोस्तों आगे देखेंगे हम। उसकी पुत्री हेलना से भी शादी करी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पत्नी हेलना से ही शादी करी, और हम कह सकते हैं एक तरीके से कि दहेज के रूप में उससे 4 प्रदेश भी प्राप्त करे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, भारतीय शासक ने यूनानी शासक को हराया, उससे 4 क्षेत्र भी छीने, 4 क्षेत्र भी लिए, और उससे उसकी कह सकते हैं उससे उसकी पुत्री से भी शादी करी, उससे उसकी पुत्री भी ली। आगे बढ़ते हैं। बंगाल पर विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय महास्थाना अभिलेख से पता चलता है। और दोस्तों महास्थाना और हम कह सकते हैं एक सौगौरा अभिलेख, ये 2 अभिलेख हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के मिलते हैं। इसके बाद के जो हमें अभिलेख मिलेंगे वो अशोक के शासनकाल के मिलेंगे। तो महास्थाना और सौगौरा अभिलेख, महास्थाना अभिलेख से बंगाल विजय की जीत के साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, जबकि दक्षिण की विजय तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर। दोस्तों दक्षिण विजय के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भी विजय करी थी, इसके साक्ष्य जो इसका वर्णन मिलता है वो तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर से हमें पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील मतलब लोगों के लिए एक झील का निर्माण कराया उस समय के शासक ने। आप देखते हैं आजकल के शासक भी क्या करते हैं, ताकि किसानों को पानी मिल सके इसलिए नई नई योजनाओं को, सिंचाई योजनाओं को लागू करते हैं, ताकि किसानों को अच्छे बीज मिल सके, ताकि किसानों का जो कृषि के संबंध में ज्ञान है वो वर्धक होता रहे, वो बढ़ता रहे। इस लिए नए नए कह सकते हैं कृषि स्कूलों की स्थापना करी गई है, या फिर कॉल सेंटर्स की स्थापना की है, जो कॉल सेंटर किसानों को ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, और कह सकते हैं कि मिट्टी के बारे में किसानों को बताया जाता है ताकि अच्छी कृषि हो, अच्छी खेती हो। दोस्तों उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही कार्य करा था, सुदर्शन झील का निर्माण करना, जिसका उद्देश्य था कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी करना। सिंचाई व्यवस्था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय राज्य कितना सजग और कितना ज़्यादा
कह सकते हैं कि सक्रिय था अपनी सिंचाई व्यवस्था को लेके, अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेके, अपनी कर व्यवस्था को लेके। कर व्यवस्था को लेके इसलिए क्योंकि जब कृषि बढ़ेगी, जब सिंचाई होगी तो कृषि को अच्छा पानी मिलेगा, कृषि को अच्छा पानी होगा मिलेगा तो खेती बढ़ेगी, कृषि बढ़ेगी, कृषि बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य को अच्छा लगान या फिर अच्छा कर मिलेगा, राजस्व मिलेगा। तो राज्य अपना राजस्व बढ़ाने के लिए उस समय सिंचाई व्यवस्था कह सकते हैं सिंचाई व्यवस्था का एक तरीके से उद्घाटन करता था, सिंचाई व्यवस्था का प्रबंधन करता था दोस्तों। तो देख सकते हैं जो आज के राज्य करते हैं, जो आज के प्रधानमंत्री करते हैं, उस समय के भी एक शासक ने इस तरह से कार्यों को करने की शुरुआत करी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ जैन साधु भद्रभाऊ, दोस्तों ध्यान रखना, जैन साधु भद्रभाऊ जैन धर्म की शिक्षा ली व श्रवणबेलगोला जो वर्तमान कर्नाटक में, दोस्तों कर्नाटक में चले गए। उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया, और वहां पर उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया दोस्तों। उपवास द्वारा जैन धर्म में एक, हम कहते हैं कि जैन धर्म में एक प्रथा होती है, जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति अपना प्राण त्यागना चाहता है तो वो व्यक्ति जैन धर्म में एक विधि होती है सरलेखना विधि, उस विधि के अनुसार अपने प्राण त्यागता है। और वो विधि होती है कि वो उसे ये आभास होता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, या फिर वो अपने आप को अपने शरीर को कह सकते हैं त्यागना चाहता है, तो वो खाना पीना सब कुछ त्याग देता है और सिर्फ एक प्रार्थना में लीन हो जाता है। और वो सब कुछ त्यागने के बाद धीरे धीरे उसका शरीर जर्जर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे ही सरलेखना विधि कहते हैं। तो उपवास द्वारा सब कुछ छोड़ छाड़ के शरीर त्यागना ही एक सरलेखना विधि कहा जाता है इसे, और ये जैन धर्म का मुख्य भाग है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रकार से, इसी विधि से अपने शरीर को त्यागा था, उसकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में दोस्तों। यूनानी लेखों में अमित्रोचेस्टस, यूनानी लेखों में अमित्रोचेस्टस मतलब दुश्मन का नाश करने वाला, दुश्मन का नाश करने वाला, संस्कृत में अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन इसे कहा गया है। चार नाम इसे, यूनानी में अमित्रोचेस्टस, संस्कृत में तो आपका अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार, और फिर हम देखेंगे जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। इसके समय उज्जैन व तक्षशिला में विद्रोह हुए, ठीक है, उज्जैन व तक्षशिला क्षेत्र याद रखने। और इन विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने बेटे सुसीम और अशोक को भेजा था। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार एवं सीरिया के शासक एंटियोकस, सीरिया का शासक उस समय एंटियोकस था, के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसने सीरिया से तीन चीजें की मांग करी। बिंबिसार ने तीन चीजों की मांग करी थी, बिंदुसार ने तीन चीजों की मांग की थी। एक तो मदिरा की मांग करी थी, मीठी अंजीर की मांग करी थी, और दूसरा दासों की मांग करी थी। शुरुआती दो मिली परंतु दास नहीं मिले। शुरुआती दो चीज सीरिया के शासक ने भेज दिए, लेकिन दास नहीं भेजे, क्योंकि सीरिया के शासक का मानना था कि सीरिया के कानून के अधीन दासों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, दासों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आपको दास नहीं भेज सकते। मदिरा और मीठी अंजीर भेजी। शुरुआती दो चीजें मिली परंतु दास नहीं मिले। इसके समय एंटियोकस, दोस्तों एंटियोकस ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टॉलमी ने डायनोसियस को भेजा था। ये दोनों शासकों के जो कह सकते हैं राजदूत भारत में आए थे, बिंदुसार के शासनकाल में आए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यह आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं अशोक के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण शासक मौर्य काल का। तो दोस्तों महावंश अशोक अपने 9 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। यह जानकारी हमें महावंश से मिलती है, जो एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जो कहता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पे बैठा था, राजगद्दी पे। अशोक को अपने अभिलेखों में सामान्यतः देवानाम प्रिय, अशोक को अपने अभिलेखों में देवानाम प्रिय कहा गया है। भब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया है। मास्की अभिलेख में बुद्ध साख्य। दोस्तों ध्यान रखें, यही चीज ध्यान देने वाली होती है। जब हम बाद में क्वेश्चनों को करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक एक कह सकते हैं अशोक एक पूर्ण रूप से बौद्ध था। आप इस कथन के
पक्ष में कुछ उदाहरण दीजिए। अशोक एक पूर्ण रूप से बौद्ध था, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको दोस्तों यही उदाहरण देने कि मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक ने बुद्ध के संबंध में और के क्या क्या कार्य करे बौद्ध धर्म के। तो इन्हीं चीजों को मिला जुला के आपको अपने क्वेश्चन को लिखना है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है कि बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में कहा गया है, पुराणों में अशोकावर्धन कहा गया है, दीपवंश में उज्जैनी करमोली कहा गया है। सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेप, दोस्तों जेम्स प्रीसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तत्पश्चात ही हमें इस महान शासक की जानकारी मिल सकी। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जो जाता है वो जेम्स प्रीसेप को जाता है, और इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। और इसके साथ ही हमें भारतीय इतिहास में एक नया शासक जानने को मिलता है। इससे पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि अशोक नाम का कोई शासक भारतीय इतिहास में था जो इस प्रकार और उस समय भी इतना महान था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माता धम्मा, इनकी माता का नाम धम्मा पासाधिका सुभद्रांगी, बहुत साहित्य में पता चलता है। आगे पत्नी का नाम असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्य रक्षिता, ये हमें पत्नी का नाम मिलता है, ये भी बौद्ध धर्म से मिलता है। और पर्याग स्तंभ लेख में कारुवाकी इनकी पत्नी का नाम मिलता है। पर्याग स्तंभ लेख में ध्यान रखना है कारुवाकी। और पुत्री संगमित्रा और चारुमती, पुत्री दो पुत्री संगमित्रा और चारुमती, बहुत साहित्य से जानने को मिलता है हमें। पुत्र कुणाल और महेंद्र, कुणाल और महेंद्र के बारे में भी हमें बौद्ध धर्म से जानकारी मिलती है। दोस्तों जालौक एक और पुत्र कहा जाता है, जालौक, जिसकी जानकारी हमें राज तरंगणी से मिलती है। और तीवर एक और पुत्र जानने को मिलता है हमें, जिसकी जानकारी हमें पर्याग स्तंभ लेख से मिलती है। आगे बढ़ते दोस्तों। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण किया था। दोस्तों कलिंग के आक्रमण को, अशोक के कलिंग के आक्रमण को कह सकते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, शानदार, शाहरुख खान ने जिसमें अशोक का रोल निभाया, उस मूवी को देखें। कलिंग आक्रमण कहा जाता है कि अशोक के जीवन का एक ऐसा आक्रमण था कि अशोक को एक बहुत ज़्यादा कठोर और कह सकते हैं कृत्यपूर्ण शासक माना जाता था, एक निर्दयी शासक माना जाता था। लेकिन जब वो कलिंग पे आक्रमण करता है तो लाखों लोगों का नरसंहार हो जाता है, हजारों लोग, लाखों लोग मर जाते हैं। और जो वो कलिंग की भूमि को जीत लेता है, वहाँ पे दौरा करने जाता है, तो वो इतने लोगों के घर उजड़े देख के उसका मन बहुत व्याकुल हो जाता है। और वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि दुखी होके वो युद्ध विजय की नीति को छोड़ देता है और वो धर्म विजय की नीति को अपना लेता है। युद्ध विजय से हमारा मतलब है कि जब एक शासक दूसरे शासक के साथ युद्ध करता है और युद्ध करके उसके साम्राज्य को जीत जाता है। धर्म विजय से हमारा मतलब है जब एक शासक दूसरे शासक से युद्ध ना करके धर्म के माध्यम से, प्यार मोहब्बत के माध्यम से उस शासक से रिश्ते बनाता है। तो दोस्तों ये धर्म विजय था और अशोक आगे धर्म विजय को अपनाएगा। उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था, कलिंग पर नंदराज का शासन था। तो दोस्तों ये ओवरऑल हमने मौर्य काल के बारे में और शासकों के बारे में थोड़े बहुत तथ्य पढ़ लिए। ये वो बेसिक चीज़ें जो हमें आगे की चीज़ों को समझने में सहायक होंगी और जो हमें कह सकते हैं कि किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम इतनी बेसिक जानकारी, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को देखने के थैंक यू। और आगे की जो क्लास होगी हम वहाँ पे मौर्य काल के प्रशासन को, आर्थिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को और धार्मिक व्यवस्था को, कला संस्कृति को और चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य सम्राट अशोक से जुड़े कुछ प्रश्नों को करेंगे। और दोस्तों ऐसे सपोर्ट करें, थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाएं। पिछली वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत जल्दी वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए और कमेंट भी आए कुछ। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ों को लेके आने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।